तो देखो आज हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे एग्जाम वो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देख लो कि तुम्हारे सिलेबस में कुल मिला के 200 नंबर का एग्जाम है, मतलब एक सब्जेक्ट का 200 नंबर का एग्जाम होगा। तुमको उत्तर देना 100 नंबर। कैसे? तो देख लो, गणित में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा तो वो 50 नंबर का उत्तर देना। तो सीधा सीधी बात है कि 100 में 50 का उत्तर देगा। तुमको जो OMR देगा 100 का, लेकिन उसमें भरना कितना होगा? 50 भरना होगा, हम लोग को पता है। उसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव जब तुम लिखोगे तो भी 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें उत्तर तुमको चुन के 50 देगा। तो सीधा सा बात, गणित को तुम आधा भी पढ़ लो, 50% भी पढ़ लो, तो भी तुम 100 में 100 नंबर ला सकते हो। 100 में 100 नंबर फिक्स है। माने कोई बच्चा कमजोर है, उसको डर लगता है कैसे पढ़े ना पढ़े, तो कोई बच्चा आधा भी सिलेबस पढ़ गया तो भी 100 में 100 नंबर ला सकता है। तो तुमको पास ना करना है। मान लो कोई बच्चा बहुत ही कमजोर है, उसको 30% लेगा तो ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो डरना नहीं है कि पहले डर जाते इतना पढ़ाई हो गया क्या होगा नहीं, तो उसके लिए तुमको नहीं डरना। जितना भी क्लास में बताया जाता है बस उसको सिर्फ ध्यान से सुनो, सब क्लियर हो। तो उसी प्रकार से देख लो कि इसमें तुमको 50% लाना है, तो इसमें से कुछ कुछ चैप्टर ना एकदम फिक्स है कि वहां से सवाल ठीक ठाक पूछता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 से पढ़ेंगे लास्ट तक, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसा आएगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे तो टोटल नंबर आ जाए। जैसे एक चैप्टर आएगा त्रिकोणमिति, इसी से अकेला 30 से 32 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो विश्वास नहीं करो। एक ही चैप्टर है इसमें, और इससे ये कुल मिलाकर 30 से 32 नंबर, मतलब 8.1, 8.2, 8.3, 3 तक एक 4 तक है 8.4, और एक चैप्टर आता है इसी का हाइट एंड डिस्टेंस, इसी से संबंधित ये चैप्टर है। कुल मिला के इतना ही चैप्टर से तुमको 30 से 32 नंबर पूछता है। और यकीन नहीं है, इधर जितना भी एग्जाम हुआ है 2019 से लेकर अभी तक, वो तुम क्वेश्चन बैंक मिला लेना, इतना नंबर तुमको मिलेगा फिक्स है। तो अगर कोई बच्चा एक भी चैप्टर पढ़ के जाएगा तो भी पास कर जाएगा, कोई बच्चा फेल कर जाता है, तो हो जाता समस्या, वो पहले ही डर जाता है, और पढ़ाने वाला मास्टर उसको डरा देता है मैथ में ऐसा वैसा। मैथ में कुछ नहीं है, पहले तुम ध्यान से पढ़ोगे तो मैथ बड़ा आसान है। तो ये सब जब चैप्टर आएगा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, ये सब चैप्टर बहुत ही आसान होगा, और यहाँ से देखो नंबर कितना कितना है। उसी प्रकार से हम लोग के पास पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है और आसान सा क्वेश्चन होता है इसमें। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग वैसा सब देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, जो एग्जाम में आया हुआ पीछे और जो डायरेक्ट पूछेगा देखेंगे। तो हम लोग NCERT सरकारी बुक उसी से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वैसा सब क्वेश्चन को देखेंगे कि जो एग्जाम में पूछेगा बार बार, या फिर पूछ रहा है उसको, पूछता हुआ आ रहा है। तो देख लो, सबसे पहले वास्तविक संख्या है क्या? तो वास्तविक संख्या तो दुनिया में तुम जितना प्रकार का संख्या देखते हो, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़ वो सारा का सारा वास्तविक संख्या है। तो जितना प्रकार का भी संख्या है वो सारा का सारा क्या होगा? वास्तविक संख्या, सिर्फ इसको छोड़। ठीक है ना? काल्पनिक एक संख्या, ये भी एक प्रकार का संख्या, लेकिन इसको हम लोग को नहीं पढ़ना। आने वाला सिलेबस में जब 11th 12th जाओगे वहाँ भी इस क्वेश्चन को पूछेगा कि ये चैप्टर देगा वहाँ पे काल्पनिक, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम लोग को जानना कि वास्तविक संख्या। अगर तुमसे पहले क्वेश्चन कोई कर दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। लेकिन ऐसे अगर तुमसे कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो तुम इतना ही बताना कि काल्पनिक संख्या को छोड़ के जितना प्रकार का संख्या है सारा का सारा वास्तविक संख्या। ठीक है ना? तो संख्या का प्रकार डायरेक्ट तुम नहीं बता पाओगे। तुमको कोई पूछ दे कि बताओ संख्या कितने प्रकार का होता है, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। हाँ, तुम यही बताओगे कि संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। और फिर इसमें पूछे कि वास्तविक संख्या कितना प्रकार, तब ये तुम बताओगे 2 प्रकार। तो तुम्हारे सिलेबस वही से स्टार्ट होता है। तो ये वास्तविक संख्या तब हम लोग 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारा पूछता ऑब्जेक्टिव, एक हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। तो ये वास्तविक संख्या 2 प्रकार। डायरेक्ट संख्या का कोई प्रकार नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तुम जवाब दे भी रहे हो, या फिर कोई बता रहा है कि प्राकृत संख्या, उसके बाद तुम्हारा हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये संख्या का प्रकार नहीं है। तो मुझे पूछना पड़ेगा किसके अनुसार किसका प्रकार, तब फिर वहाँ पे तुमको जवाब अलग अलग देना होगा। तो ये वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है? इस संख्या का कोई प्रकार नहीं, परिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं, उल्टा हो गया ना। अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं। हाँ, परिमेय संख्या का भी दुनिया में जितना प्रकार का संख्या देखते हो, इसको और काल्पनिक को छोड़ के, इस दोनों को छोड़ के जितना प्रकार का तुम संख्या देखते हो सारा का सारा क्या परिमेय संख्या है। जितना भी प्रकार तुम देख लेते हो दुनिया में संख्या, सिर्फ इस दोनों को छोड़ के सब संख्या क्या हो जाए? परिमेय संख्या। तो बताओ कि संख्या का तो बहुत प्रकार है, तुम मूल रूप से नहीं बता सकते कि सम संख्या, विषम संख्या, या फिर घन संख्या, वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या, ये तुम नहीं बता सकते। इसका फिर बहुत सारा प्रकार है। ठीक है ना? तो
अब मेन यही से दो सवाल तुमसे पूछता है कि परिमेय संख्या क्या और अपरिमेय संख्या क्या। अब देखो परिमेय संख्या का हम लोग परिभाषा, सटीक परिभाषा जो देते हैं वो ऐसा संख्या जिसको बट्टे के रूप में लिख सके, P बट्टे Q के रूप में लिख सके, जहाँ पे Q का मान 0 ना, ये इसका सटीक परिभाषा। तो इसको छोड़ के जितना प्रकार का संख्या सब का सब परिमेय संख्या। अब जैसे देख लो 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे देख लो 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, परिमेय संख्या है। जैसे देखो 0.5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 10 को उड़ाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 के बाद जितना संख्या उतना हम लोग 0 देके चलते हैं, ये भी कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बच्चा देखो कहाँ फंसता है, अब बोलते हैं कि √3 परिमेय की अपरिमेय। अब क्या करेगा बच्चा कि चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए, ये हो गया परिमेय। तो ऐसा नहीं, परिमेय और अपरिमेय डिसाइड करेगा इसको हटाने के बाद। जैसे देख लो ये दशमलव हटा तब नीचे क्या आया, 1 आया, उसके बाद 0। इसमें दशमलव था ही नहीं तो हमने क्या बैठा दिए, 1 बैठा दिया। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तुमको तो 1 बैठा देना सबके नीचे, 1 बैठाने के बाद उसमें देखो और कुछ है कि नहीं है। 1 बैठाने के बाद देखें कि इसमें दशमलव है, इसको उड़ाने के बाद अब नियम क्या कि दशमलव के बाद जितना संख्या उतना 0, तब ये परिमेय बनता है। यहाँ पर भी कंडीशन ठीक है कि 1 बैठा दिए, लेकिन तुम इसको हटाओगे तब ना, इसको तुम लोग हटा ही नहीं सकते हैं। कहने मतलब कि रूट में अगर जो चीज आ गया वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता, तुमको रूट उसका निकालना होगा, वर्गमूल उसका निकालना होगा। अब देखो वर्गमूल हम लोग 8 में ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस करने से उतना कुछ फायदा है नहीं। जैसे मतलब √4 क्या ये परिमेय है या फिर नहीं है, अब देख लो इसके नीचे 1 देंगे। अब रूट हटाने का नियम क्या है कि जो संख्या वर्गमूल के अंदर आएगा, इसको वर्गमूल बोलते हैं फिर रूट बोलते हैं, इसके अंदर जो आएगा इसका गुणनखंड करने से अगर दो उसी संख्या का कोई दो चीज अलग अलग आ जाए, मतलब गुणनखंड करने से जोड़ा जोड़ा संख्या आना चाहिए। इसके अंदर जो भी संख्या बैठेगा गुणनखंड करने से वो चीज जोड़ा जोड़ा आना चाहिए। अगर जोड़ा जोड़ा आ गया तो एक जोड़ा में से एक बार वो निकल जाता है, तो एक बार वो निकला तो वो क्या हो जाएगा, उसका वर्ग निकल गया। अगर वर्गमूल निकल गया तब वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। वर्गमूल नहीं निकला तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये 2 गुना 2 में 1 2 निकाल सकते हो, नीचे इसका क्या 1 है, तो देख लो रूट से बाहर आ गया तो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया ना परिमेय और अपरिमेय। तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तुम कैसे बनाएंगे, इसमें से परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। अब तुम यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुमको ये जानना है कि जब परिमेय और अपरिमेय को मिला के सवाल देगा तो वहां से हम लोग कैसे बना सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया, तो वहां पे हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे। तो देख लो ये हो गया 3 परिमेय और ये हो गया √2 अपरिमेय। अब इसके बीच हम लोग 3-4 चीज को लेके आते हैं, एक जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया। अगर परिमेय और अपरिमेय के बीच जोड़ है तो हमेशा ये अपरिमेय होगा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछेगा, स्टेटमेंट भी लिख देगा और डायरेक्ट ऐसे लिख देगा कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या हुआ, तो हमेशा अपरिमेय हमेशा होगा, ये फिक्स है, ये हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए। उसी प्रकार से अगर परिमेय और अपरिमेय के बीच घटा दे वो भी हमेशा अपरिमेय ही होगा, ये भी फिक्स है, ये भी चीज इसमें फिक्स है। उसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय के बीच अगर गुना आ जाए तो 100% ये भी अपरिमेय होगा, ये भी फिक्स है, ठीक है ना। हाँ लेकिन देखो अब इसमें कंडीशन होगा कि परिमेय और अपरिमेय के बीच अगर गुना का चिन्ह हो जाए तो हमेशा अपरिमेय होगा या फिर नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। देखो कैसे, ये 3 क्या परिमेय है और ये √2 अपरिमेय, दोनों को गुना किया 3 √2। अब इसको ऐसे नहीं कर देना 3 गुना 6, ये गलत है। अपरिमेय आपस में गुना होगा, परिमेय आपस में गुना होगा, ये ऐसे नहीं होगा गुना, ये चीज गलत है। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय ये गुना के रूप में ऐसे ही बैठ जाए, बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। तुमको सवाल दे दे कि बता √3 √2 ये किसके बराबर होगा, वो ऑप्शन यहाँ पे बना देगा, तो पहला ही ऑप्शन वो डाल देगा √6, बच्चा खुश हो जाएगा। देखो 3 गुना 6 गुना करके मार देगा, तुम करोगे ऐसे और हो जाएगा ऐसे। तो भैया परिमेय और अपरिमेय ना, इसका गुना तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। इसको अंदर ले आने के लिए, जैसे इसको बाहर लाने के लिए 2 बार गुना किया तो 1 बार निकला। अरे देखो ये 3 जो बाहर आया कैसे आया होगा कि कहीं ना कहीं ये 2 बार अंदर में रहा होगा तब ना 1 बार निकला होगा। तो ये उल्टा सोचना है ना कि जब 2 बार अंदर में गुना रहता तो 1 बार बाहर निकलता है, और इसी चीज को तुम अंदर लेके जाओ तो कई बार गुना करके लेके जाओ, 2 बार लेके जाओ गुना करके, तो मतलब ये 3 9 जाके इससे गुना हो, तब ऑप्शन में क्या बनेगा 9 गुना 18, ये वाला ऑप्शन सही है। तो कैसे ऐसे ही हो गया, जैसे देख लो ये √9, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या किया, सबसे पहले गुणनखंड में एक जैसा चीज 2 बार आ गया तो 1 बार निकाल लिए तब ना आया। इसी चीज को फिर से तुम अंदर लेके जाओगे, 2 बार गुना नहीं करोगे, 2 बार गुना करोगे तब ना ये अंदर जाएगा, इसीलिए तुमको इसको 2 बार गुना करके अंदर लेके जाना। तो 3 दिए 9, तब ये जाके अंदर में जाके क्या हो जाएगा 9 गुना 18। तो ऐसे भी ऑप्शन बना सकता है, नहीं बना सकता है, एग्जाम में कैसे भी ऑप्शन में बना सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि तुम किस हिसाब से देख रहे हो। देखो 99% बच्चे किसको टिक मारेंगे,
इसको टिक मार के आएगा। क्या तुम लोग के माइंड में यही था ना अभी तक में? ऐसे ऑप्शन दिया तो तुम इसी को टिक मारोगे। लेकिन देखो ये सब क्वेश्चन को गलती करके आओगे और जोड़ते हुए घर पहुंचोगे और वहां पे जोड़ा 80, घर पहुंचते पहुंचते 50 हो गया। रात एक दिन बीता, फिर 30 में आकर अटक गया। कारण यही कि तुम ये छोटा छोटा क्वेश्चन वहां पे गलती करके आओगे। तुम सोचो ना कि 100 क्वेश्चन देगा तो 100 क्वेश्चन क्या सब भारी बनाएगा वो? जरूर है कि 50% क्वेश्चन का आसान देगा, और तुमको तो वही ना बनाना है। तुमको तो अभी ज्ञान लेना है, एग्जाम में जाकर तुमको ज्ञान थोड़े दिखाना है, तुमको नंबर उठाना है। तुमको भारी सवाल बनाना ही नहीं वहाँ पे, जो आसान होगा उसी सवाल को चुन चुन के बनाएंगे। तो भारी सवाल आएगा तब फिर वहाँ पे दिमाग लगाएंगे हम लोग। जब आसान बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो ये परिमेय और अपरिमेय से इस प्रकार से एक टाइप का सवाल है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय का गुना जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि परिमेय और अपरिमेय का गुना हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, हमेशा के लिए बात सही नहीं होगा। जैसे हम लोग देखे कि जोड़ के लिए हमेशा परिमेय अपरिमेय अपरिमेय, घटा के लिए हमेशा परिमेय अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन गुना के लिए हमेशा अगर जोड़ दिया तब ये गलत हो जाएगा। कैसे देखो, ये क्या है परिमेय ना, और इसके यहाँ पर हम लोग जीरो बैठा दें। जीरो भी तो एक परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या नहीं है, जीरो परिमेय संख्या है। देखो जीरो को अगर तुम अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो बराबर क्या आएगा? जीरो। जीरो को हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रही है, भस्मासुर है, ये जिसके साथ भी गुना होगा उसको भस्म कर देगा, और बाद बाकी सिर्फ क्या बचेगा? वही बचेगा। तो तुम जीरो को किसी भी अपरिमेय के साथ गुना करो, किसी भी अपरिमेय के साथ गुना करो, हमेशा जीरो आएगा। जीरो कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे लॉजिक था ना बात में कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करोगे तो हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय भी हो सकता और अपरिमेय भी हो सकता। कंडीशन उनके पास क्या है कि जीरो गुना में, ये चीज समझ में आ गया ना? तो भाग में भी सेम कंडीशन, अगर तुम भाग दे दो तो हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, अगर तुम भाग दे दो तो हमेशा ये अपरिमेय नहीं हो सकता। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता। क्यों? तो इसके यहाँ पर जीरो बैठा दिया, जीरो को तुम किसी से ही भाग करो तो हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो परिमेय क्यों अपरिमेय? अपरिमेय। तो देख लो जोड़ और घटा के लिए हमेशा परिमेय अपरिमेय अपरिमेय होगा, लेकिन गुना और भाग के लिए परिमेय और अपरिमेय हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता और अपरिमेय भी हो सकता। यहाँ तक सब बात समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत? तो ये अभी तक इतना चीज बताएं, ऑब्जेक्टिव का सवाल हो गया कि ऑब्जेक्टिव में परिमेय और अपरिमेय कैसे पूछता है। हम लोग वास्तविक संख्या को स्टार्ट किए तो वास्तविक संख्या में ही क्या आएगा? परिमेय और अपरिमेय आएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? सब ठीक। अब तो एक चीज हम लोग अभी क्या सीखे कि 5√2 ये कंफर्म है कि अपरिमेय संख्या है, पता चल गया कि ये परिमेय और ये अपरिमेय दोनों का गुना किया तो ये हो गया अपरिमेय। पहला आंसर ये निकल गया। और ये तुमको बोले कि ये किसके बराबर है, तो अभी हम लोग क्या सीखे कि कोई बच्चा इसको क्या करेगा कि इसको गुना करके बैठा देगा 5 गुना 10, तो ये की सरासर आंसर गलत। कहने का मतलब कि ये रूट के अंदर 2 बार था तो एक बार 5 निकला, तो इसको रूट के अंदर ले आने के लिए तुमको 2 बार पहले गुना करना हो तब ना तुम अंदर लेके जाओगे। 2 बार में से एक बार निकाले, 2 बार गुना करो तब अंदर लेके जाओ, मतलब 25 गुना तब तुमको 2 करना है। अब इसके ऊपर रूट चढ़ाना, कुल मिला के ये रूट 50 होगा। ऑप्शन में जो रूट 50 आएगा वो वाला आंसर सही होगा। लेकिन और उसी प्रकार से ऐसे दे दे तुमको, तो सबसे पहले देख लो ये परिमेय क्या अपरिमेय? ये अपरिमेय हो गया कि दोनों अपरिमेय है, रूट 5 और रूट 2 दोनों क्या है? अपरिमेय। और इसको अंदर गुना करो तो ये आप डायरेक्ट गुना होगा क्योंकि ये पहले से रूट में है। 5 गुना 10 और एक बार रूट रह जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना? तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो क्या क्या आएगा। उसी प्रकार से अगर 2 अपरिमेय ले लें, अगर दोनों अपरिमेय रहे तब उसका जोड़ घटा गुना और भाग ये चीज क्या हो। यहाँ से आजकल क्वेश्चन ठीक ठाक बना कि अगर दोनों अपरिमेय संख्या रहे तो उसका जोड़, उसका घटा, उसका गुना, उसका भाग क्या हो। तो जैसे देख लो कि √3 जोड़ √5 दोनों अपरिमेय, तो दोनों अपरिमेय तो ऐसे ही रहेगा, हमेशा ये अपरिमेय ही होगा। एक बात क्लियर हो गया कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा के लिए क्या रहेगा? अपरिमेय। ये हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं, ये हमेशा के लिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब उसको आते हैं 2 अपरिमेय का घटा ही हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता। कैसे देखो तो ये अपरिमेय ये अपरिमेय, तो ये निकल के आ गया अपरिमेय क्योंकि उसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं। तो रूट के अंदर जब एक जैसा चीज रहेगा तब उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। या रूट के अंदर अलग अलग चीज है तो ना उसको जोड़ सकते हैं ना उसको घटा सकते हैं। कहने का मतलब देखो पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट को छोड़ते आगे एक चीज हो गया। जैसे दे दिया कि √2 जोड़ √2 दोनों अपरिमेय, तो इसको कैसे जोड़े? अब तुमको ऑप्शन दे दिया कि √4, बी में दे दिया 2√2, सी में दे दिया 3√2, डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, या फिर यहाँ पे दे दिया दोनों, यहाँ पे दे दिया दोनों और यहाँ पे दे दिया नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? क्या ए होगा कि बी होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? इसको लग रहा है ए होगा।
हाथ उठा दो, तो ए वाला कितना संख्या थे, किसको लग रहा बी होगा, बी वाला कौन कौन है, बड़ा कम जनसंख्या है, किसको लग रहा है कि दोनों होगा, दोनों वाला कौन कौन है, दोनों वाला कोई नहीं। देखो अब तुम यहाँ पे जितना बच्चा तुम बैठे हो, तुम बताए कि ये वाला होगा, ये 100% आंसर गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी। तो ये जो आंसर बता रहा है ये गलत है, तो कैसे गलत है, जब इस प्रकार से सवाल आएगा तो काम इसका होता है, याद रखना ये रूट का काम होता है। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बताया कभी नहीं आता, दिक्कत है ये, मास्टर सबको जानता है लेकिन उसको लगता है कि हम जानते सबको जानते हैं, तो अभी तुम लोगों के साथ यही समस्या होती है ना। हमेशा काम सिर्फ रूट का होता है, इसके अंदर का संख्या का कुछ काम नहीं होता जोड़ घटा, हाँ गुना में इसका काम होता है, लेकिन जब रूट के अंदर रहेगा तो सिर्फ रूट का काम रहेगा। तो रूट देखो कई बार है, 2 बार रूट है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 रूट 2, मतलब रूट में 2 कई बार 2 बार, ये वाला इसका आंसर सही है। ये वाला का मतलब हो गया कि ये क्या निकल गया 2, अरे अगर यहाँ पे तुम रूट 4 कर दिया तो कितना आ गया 2 आ गया, तब तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा, ये तो क्या निकल गया परिमेय निकल गया, तो कॉन्सेप्ट कैसे गलत हो गया। तुम भी सोचो ना कि अभी हम लोग क्या पढ़े, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा ये फिक्स है, लेकिन तुम्हारे अनुसार तो 2 अपरिमेय का जोड़ तो क्या आ गया परिमेय आ गया, तो गलत ना हो गया। और रूट के अंदर एक जैसा संख्या आ जाए उसको जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो सिर्फ रूट का काम होगा, कहने का मतलब ये रूट 2 बार तो 2 बार या फिर 2 लिखेंगे, और यहीं पर ऐसे रहता तो इसको 3 रूट 2 लिखते। हाँ अब फिर आगे इसको और गुना करो, तभी क्या बताए कि बाहर में जो है इसको 2 बार गुना करके तब कहाँ लेके जाए, तब अंदर लेके जाए। तुम्हारे अनुसार ये वाला आंसर गलत है, आंसर क्या वाला होगा ये वाला, या फिर 2 दूना 4 4 दूना 8 ये वाला, ये दो आंसर सही होगा, या तो आंसर 2 रूट 2 होगा या फिर आंसर रूट 8 होगा। ये दोनों ऑप्शन मिलेगा तो ये दोनों सही है, तो ये दोनों का मीनिंग एक ही चीज है। ये चीज समझ में आ गया, ऑप्शन कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है ना। तुम लोग को घूमना नहीं है, थोड़ा धैर्य से सवाल को बनाना, इस टाइम बहुत देता है। तो अभी हम लोग देख क्या रहे थे कि परिमेय और 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा और गुना भाग की स्थिति में क्या क्या स्थिति निकलता है। तो पहला क्लियर हो गया क्या कि 2 अपरिमेय संख्या को जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा के लिए अपरिमेय निकलेगा, लेकिन 2 अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय और ये परिमेय दोनों आ सकता है। तो किस सिचुएशन में, अगर 2 समान अपरिमेय संख्या हो, अगर दोनों समान अपरिमेय संख्या हो, कहने का मतलब अगर जैसे कि √3 माइनस √3 दोनों समान अपरिमेय संख्या ना, इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब बताओ 0 परिमेय क्यों अपरिमेय, परिमेय संख्या ना, तो मतलब ये चीज तो सही हो गया ना कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, अपरिमेय संख्या का घटा अपरिमेय या फिर परिमेय दोनों हो सकता है। कंडीशन वो लगाएगा 2 समान अपरिमेय संख्या का जोड़, तब हमेशा अपरिमेय जोड़ नहीं घटा, 2 अपरिमेय संख्या का घटा, लेकिन दोनों संख्या समान है तो हमेशा क्या है परिमेय संख्या, तो हमेशा किसके बराबर हो 0 के बराबर। अब लिखेगा क्या हो कि 2 समान अपरिमेय संख्या का घटा हमेशा डैश होगा, तब हमेशा क्या होगा, तब हमेशा परिमेय संख्या। 0 आया क्या हो गया वो परिमेय संख्या। और ऐसे लिखते कि 2 अपरिमेय संख्या का घटा डैश होगा, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। अगर दोनों समान रहा तो परिमेय, दोनों असमान रहा तो अपरिमेय। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आगे देखो 2 अपरिमेय संख्या का गुना, 2 अपरिमेय संख्या का गुना, जैसे देख लो √3 √5 तो रूट हो जाएगा ये 15, गुना में हो जाएगा डायरेक्ट, गुना में अगर रूट में रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे हम लोग। अब देख लो 2 अपरिमेय संख्या का गुना क्या आ गया अपरिमेय आ गया, लेकिन देख लो 2 समान अगर अपरिमेय संख्या को गुना करो, 2 समान अपरिमेय संख्या रूट के अंदर 2 को 3 आ गया, 1 3 निकल गया, तो बताओ परिमेय क्यों अपरिमेय, परिमेय। तो 2 समान परिमेय संख्या का गुना परिमेय होगा, 2 असमान परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय होगा। तो दोनों चीज समझ में आ गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये दोनों परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। उसी प्रकार से आ जाओ भाग में, अगर भाग में देखोगे तो 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या का भाग, जैसे देख लो कि √6 भागा √3 तो 3 गुना 6 तो क्या आ गया √2, ठीक है ना। तो 2 अपरिमेय संख्या का भाग क्या निकल के आ गया √2। बताओ ये परिमेय क्यों अपरिमेय, अपरिमेय। एक चीज क्लियर हो गया कि परिमेय होगा, 2 अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होगा, लेकिन देखो 2 समान अगर अपरिमेय संख्या देख लो, 2 समान अपरिमेय संख्या कट गया तो रूट के अंदर 1 तो बराबर क्या आ गया 1। तो बताओ 1 परिमेय क्यों अपरिमेय, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, मतलब 2 समान अपरिमेय संख्या, 2 समान अपरिमेय संख्या का भाग करो क्या आएगा परिमेय संख्या, और किसके बराबर आए 1 के बराबर। अब देख लो क्या 2 असमान अपरिमेय संख्या का भाग परिमेय होगा या फिर नहीं होगा, तो देख लो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। जैसे देख लो कि √12 और भागा में √3 दोनों अपरिमेय फिलहाल काटो, कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12,
रूट में कितना आ गया 4 बराबर कितना आ गया 2। तो देखो अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लीजिए कि भाग में दो असमान अपरिमेय संख्या का भाग, दो असमान अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, और दो समान परिमेय संख्या का भाग हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। सब 1 नंबर दे के जाएगा ऐसे, तो जब भी ऐसे सवाल पूछ दे परिमेय और अपरिमेय से, तो ऐसे थोड़ा बना के देख लोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलो देखते हैं हम लोग आगे। कितना मिनट हो गया? तो देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचानेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय। इसको लोग पहचानने के लिए सीखे कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा। चलो कुछ सवाल है, तुम बताओ इसमें से कौन परिमेय होगा अपरिमेय, जिससे पूछेंगे वही जवाब देना। हम कुछ सवाल लिख लेते हैं। ये ऑप्शन ए है और बी लिखता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन सी देते हैं यहाँ पे 3 रूट। ठीक है ना? चलो तो ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास ए बी सी डी, चलिए तो इसमें सभी है और लिखो। अब बताओ इसमें परिमेय कौन है? क्या पहला वाला ऑप्शन परिमेय है? किसको लग रहा पहला वाला परिमेय? बी किसको लग रहा परिमेय? क्या बी परिमेय है? दोनों बी वाला है परिमेय? है परिमेय? देखो बहुत कहां नहीं उठ रहा। ये परिमेय है या नहीं है? बी वाला है परिमेय? सी बताओ सी परिमेय है कि नहीं है? ये सी परिमेय है या नहीं है? इस मतलब क्या हो गया सभी परिमेय। देखो सवाल का लेवल तुम्हारे एग्जाम में यही है, तुम अपने क्वेश्चन बैंक में देखना यही जोड़ घटा गुना भाग मिला क्या दिया परिमेय और अपरिमेय। देखो हम लोग अब ये सवाल इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट सवाल को नहीं दिया है। अब देख लो यहाँ जब इसको तुम देखने जाओ तो 2 बार 2 है तो 1 बार निकलेगा, 4 को गुणनखंड करेंगे 2 बार 2 आएगा तो 1 बार निकलेगा, तो 2 गुना 4 तो रूट से बाहर निकल गया। ये क्या है परिमेय है। अब देखो इसको हल करो 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, तो 8 गुना 16 ये भी क्या है परिमेय। अब इसमें आ जाओ 2 9 18, 9 का वर्गमूल कितना 3, 3 3 9 ये भी क्या है। तो देखो सवाल इस प्रकार से इनडायरेक्ट सवाल देता है, तुमको डायरेक्ट सवाल ये एग्जाम में अपने देता है। तुम देख लेना जितना भी अभी तक जो 2018-19 से जितना भी सवाल पूछा सवाल का लेवल यही है, डायरेक्ट सवाल को ऐसे देता है। ये सवाल समझ में आ गया ना कौन सा परिमेय कौन अपरिमेय। चलो एक सवाल और देखते हैं हम जोड़ घटा। अब इसमें से बताना परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है। पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सी में अच्छा सवाल देते हैं 1/2 3 पे घात 1/2 पे घात 2 और डी भी दे दिया सभी। अब बताओ इसमें परिमेय कौन है? क्या पहला ऑप्शन परिमेय है? दूसरा दूसरा वाला है, तीसरा वाला है। चलो देखते हैं चेक करते हैं। यहाँ पे देखो जब हम लोग अलजेब्रा पढ़े थे बीजगणित तो वहाँ पे सूत्र आता था a² - b²। उसके लिए सूत्र हम लोग के पास क्या a - b * a + b। देख लो वही सवाल है ना यहाँ पे a + b * a - b। तो डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं a² और माइनस में b²। इसको हल करोगे हो जाएगा 3 और इसको हल करोगे 2, घटाओ तो कितना आ जाएगा। अब तो बताओ ये परिमेय क्या परिमेय? पहला वाला क्या निकल गया परिमेय निकल गया, पहला वाला तो सही है। तो जब ये सब ऑप्शन देता ना तो बच्चा पहले इसी को छाटता कि परिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये रूट है। सवाल को हम बार बार बोलें कि इनडायरेक्ट देगा, तुमको डायरेक्ट सवाल देगा ही नहीं, तुमको हल करना पड़ेगा। तो बच्चा सब क्या करता है पहले यही सब कुछ छाट देता है कि परिमेय नहीं होगा, क्योंकि यही सब परिमेय निकलेगा। ठीक है ना? अब आ जाए दूसरा में, सबसे पहले देख लो ये रूट और ये 2 ये तो कट जाएगा ना डायरेक्ट, ये तो भैया वर्गमूल हो गया, ये वर्ग हो गया। वर्गमूल हमेशा एक दूसरे का उल्टा, तो कहानी खत्म। ये बैठ गया तो अब देखो 3 चौके 12, रूट के अंदर 4 है, निकल कितना जाएगा 2 तो 2 गुना 4, ये भी क्या है ये भी संख्या परिमेय है। अब आ जाओ इसमें ये वाला देखो, फिर वही देखो
ये रूट तुम दो या फिर इसी का मतलब क्या होता है पावर 1/2, मतलब यही रूट का मतलब घात क्या होता है 1/2। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग 8th क्लास में खूब अच्छा से पढ़े। यही रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, मतलब फिर एक दूसरे का उल्टा हो गया, ये वर्ग हो गया, इसी वर्ग का उल्टा 1/2 हो गया, दोनों से 2 कट गया, दोनों 2 कट गया तो बच गया क्या 3, मतलब ये भी क्या है परिमेय संख्या। तो इनमें से सभी तो ऑप्शन को आजकल ऐसे बनाता है क्या, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचान लोगे ना, यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 नंबर वाला जो सवाल है, अभी तक हम लोग जितना भी सवाल पढ़े ये ऑब्जेक्टिव सवाल, अब हम लोग को देखना डिस्क्रिप्टिव सवाल, 2 नंबर में इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल पूछता है। तो अभी हम लोग 1.1 का ही चर्चा कर रहे हैं। 1.1 में जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उसी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना, है इसमें बहुत सारा चीज सारा का चर्चा करेंगे। अब देखो अब सवाल पूछता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो यहाँ से सवाल फिक्स है, ये पूछेगा 100% पूछेगा, ये VVI सवाल है, ये 2 नंबर में सवाल पूछेगा, एक ही सवाल पूछेगा 2 नंबर को देके जाएगा और बहुत ही आसान होता है सिद्ध करना। अभी तक तो देख लिया कि परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है, अब अपरिमेय कैसे है इस चीज को हम लोग को सिद्ध करना है, कितने नंबर में पूछेगा 2 नंबर। अब देखो ये सवाल तुमको 2 कैटेगरी में पूछता है, इस सवाल को 2 कैटेगरी, जो कैटेगरी क्या क्या है जो तुम लोग का सर दर्द हो जाता है। एक होता है क्या कि सिर्फ सिंगल संख्या देकर रखेगा, ऐसे वाला डायरेक्ट पूछ देगा, रूट 4 तो देगा नहीं, तो रूट 4 क्या है परिमेय संख्या, वर्गमूल निकल जाएगा इसका, इस प्रकार से देगा, ये सब सिंगल संख्या देगा, ऐसे देता है ना। ये वाला सिद्ध करना बच्चा के लिए टेंशन हो जाता है, जबकि आसान है, ये सब भी बनाना आसान है। पहले के टाइम में ये सब सवाल 5 नंबर में पूछता था, इन्हें 2018-19 के बाद इसको क्या कर दिया, इसको 2 नंबर में पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब कुछ सवाल क्या करता है कि जोड़ घटा गुना भाग को मिला के पूछता है ना, जैसे देख लो 2√5 ऐसे वाला पूछ देता है, 3/√3 ऐसे पूछ देता है, 2 गुना √7 ऐसे पूछ देता है। तो मतलब देखो मिला जुला के पूछ दिया ना कि परिमेय और अपरिमेय को मिला के क्या पूछता है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी यही पढ़े कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग परिमेय भी होता है और अपरिमेय है, तो जोड़ और घटा के लिए हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा, भाग और गुना के लिए परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हम लोग, यहाँ पर वही चीज है कि परिमेय और अपरिमेय को मिला के तुमको क्या सिद्ध करने के लिए बोले अपरिमेय है या नहीं है। तो देखो ये चीज तुम लोग के लिए थोड़ा भारी हो जाता है, इसको हम लोग कैसे बनाए, तो आज हम लोग इसको नहीं सीखेंगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए भारी हो जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को इधर से, जब इसको तुम सीख जाओगे तो फिर इधर वाला तुम बना पाओ। तो कारण क्या कि ये सवाल ज्यादा पूछता है, अब इसको थोड़ा कम कर दे, ये जल्दी नहीं पूछता सवाल को कहाँ से पूछता है, यहाँ से सवाल को पूछता है। इनमें से किसी एक को अगर बता देंगे सारा का सारा सवाल तुम समझ जाओगे, यहाँ से जितना सवाल आएगा सबको तुम बना लोगे। तो उसी प्रकार से यहाँ से एक बता देंगे तो इधर वाला सारा का सारा सवाल तुम बना लोगे, तब जाके चैप्टर पूरा का पूरा होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लोग देखते हैं आगे। तब तो ये जो मिसलेनियस वाला जो सवाल है इसमें जोड़ घटा गुना भाग एक साथ देता है, तो तुमको सिद्ध करने के लिए बोलता है कि परिमेय जो अपरिमेय है ये चीज तुमको सिद्ध करना। तो सबसे पहले देखो इसको करो क्या कि तुमको अंतिम तक में सिर्फ यही करना कि जो परिमेय उसको एक तरफ कर दो, जो अपरिमेय उसको एक तरफ कर दो, बस इसमें एक ही काम करना। इसमें जो जो तुमको परिमेय नजर आ रहा है उसको एक तरफ लिख दो और जो जो अपरिमेय उसको एक तरफ कर दो। मतलब इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां और इधर हो गया दायां, मतलब एक तरफ परिमेय को कर दो और एक तरफ अपरिमेय को कर दो। इतना कर दिया तो सवाल वही पे हो गया खत्म, और कुछ ना करना है सब सवाल, सिर्फ और सिर्फ करना क्या कि परिमेय और अपरिमेय को दो तरफ कर देना। तो जब परिमेय और अपरिमेय को तुम दो तरफ करोगे तो बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, इधर हो गया अपरिमेय और इधर हो गया परिमेय। ऐसा कभी संभव है कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होगा? अगर ऐसा हो गया तब तो गणित का पूरा थ्योरी बदल जाएगा। हम लोग यही ना करना है कि जो जो परिमेय उसको एक तरफ कर दो और जो जो अपरिमेय एक तरफ कर दो, और बीच में दोनों का किसका चिन्ह आ जाए बराबर, जो कि संभव ही नहीं कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है। ऐसा तुम कर दिया, दिखा दिया, तब तो 100% गलत है, ये परिमेय नहीं हो सकता। ये 100% क्या है? अपरिमेय। हम लोग सबसे पहले इसको परिमेय मान के चलेंगे, जब परिमेय मान के चलेंगे तब ये हम लोग के पास ये वाला कंडीशन आएगा कि परिमेय एक तरफ और अपरिमेय एक तरफ, जो कि संभव नहीं। वही चीज को लास्ट में लिख देना। तो जो भी सवाल देगा पहला स्टेप क्या होगा कि इसको मान लेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा? माना कि 2√3 और बटे में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये पहला काम होगा। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो मान लो कि 2 नंबर में क्वेश्चन दिया, यहाँ पे लिख दोगे आंसर ऐसे, और ये 2 नंबर यहाँ पे बैठा के बस ऐसे बनाना स्टार्ट करोगे। कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब, तुमको जैसे सिखाया जाता है क्लास में तुमको वैसे बना के जाना सीधा सवाल। तो पहला कंडीशन यही होगी कि माना कि 2√3 बटे 5 एक परिमेय संख्या। अब इसी को अगर हम लोग अपरिमेय दिखा दे
मतलब परिमेय को गलत सिद्ध कर दे कि ये परिमेय नहीं है, तो 100% तक वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। पहला काम ये हो गया। अगर ये परिमेय हो गया तब तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, सीधा सा बात है कि अगर ये परिमेय है तब तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि इसीलिए कि P बटे Q बराबर 2√3/5। तब तो ये 100% होगा कि P बटे Q के बराबर होगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि परिमेय को हमेशा P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। लिख दिए। अब इसमें देखो, अब इसमें तुम देखो क्या कि ये 5 इधर किसमें है, भाग में। अब तो 5 परिमेय क्यों अपरिमेय, सिर्फ 5 के बारे में 5 तो परिमेय है क्योंकि इसके अंदर ये तो रूट के अंदर है ही नहीं। तो अगर 5 को तुम इधर लेके आ जाओ तो P के साथ क्या हो जाएगा, गुना, नीचे में क्या है Q। या तक तो ठीक है ना। अब बताओ ये 2 इधर किसमें है, 2 इधर है किसमें, इस रूट 3 के तो साथ है किसमें, गुना में। इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ भाग हो जाएगा। सिर्फ इधर क्या बच गया, अच्छा उल्टा हो गया। यहाँ पे तो हम लोग का 5 बैठेगा और यहाँ पे हम लोग का बैठेगा 2। अब देखिए ये सारा का सारा इधर हो गया परिमेय और इधर हो गया क्या, आप बताओ कि परिमेय और अपरिमेय कभी संभव है कि बराबर होगा। तो हम लोग को पहले से पता है कि P और Q परिमेय है, तो यहाँ से जो हम लोग मान के चले कि P बटे Q क्या हो गया, परिमेय। रूट भी 5 भी क्या था, परिमेय। इधर भाग में था तो इधर आगे गुना, तो देखो परिमेय और परिमेय का गुना, ये वाला क्या है, ये तो परिमेय बन गया। तो ये 2 भी क्या है, परिमेय है। ये Q भी क्या, परिमेय है। ये 2 आगे किससे गुना हो गया, Q से। तो बताओ नीचे भी क्या हो गया, परिमेय। तो परिमेय बटे परिमेय हमेशा क्या होगा, परिमेय हो गया। लेकिन बराबर में क्या निकला, अपरिमेय। तो क्या ये कभी संभव है कि परिमेय और परिमेय को भाग देंगे तो अपरिमेय आएगा, नहीं आएगा। तो गलत हो गया ना, जो हम लोग परिमेय मान के चले थे वो चीज गलत हो गया कि ये परिमेय नहीं हो सकता। तो ये 100% क्या है, अपरिमेय। तो अब इसको सिर्फ लिखना है, बस यही तक सवाल खत्म हो गया। तुम परिमेय को अलग कर दे और अपरिमेय को अलग कर दे। हो सकता है कोई इधर कोई अपरिमेय करे और उधर परिमेय लेके जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुमको इतना दिखाना कि परिमेय को इस तरफ करो और अपरिमेय को इस तरफ करो। अब इसी को सिर्फ लिख देना है आपकी स्टेटमेंट में, और यही तुम्हारा 2 नंबर का सवाल बन जाएगा। तो अब लिखेंगे कैसे, तो अतः उपर्युक्त समीकरण का देख लो, ये बायां और ये दायां, समीकरण का बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि देखो दायां पक्ष, जबकि दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। हो गया। अतः अब यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ दीजिए, अतः अब इसको पूरा लिखेंगे, 2√3/5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस यही हो गया तुम्हारा कंप्लीट है। और इतना तुम पूरा बना के आओगे तो ठीक से किसी को तुमको 2 नंबर वो देके जाएगा। तो बताओ ये सब सवाल में कोई दिक्कत होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस परिमेय और अपरिमेय को अलग करना, बस ये हो गया सवाल समाप्त। बता दो इसमें, चलो देख लो। यहाँ पे ये वाला सवाल है कि 3 + 2√5 तो हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो है अपरिमेय, लेकिन सिद्ध करना होगा क्या, ये एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर ये 2 नंबर में पूछ दिया तो सवाल में ऐसे लिखेंगे आंसर, यहाँ पे बैठा दे 3 नंबर, मान लो 3 नंबर में सवाल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहला काम ये करना है, पहला स्टेप यही होगा। दूसरा स्टेप क्या कि जैसे ये परिमेय हो गया इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ये फिक्स हो गया। तो अगर इसको P बटे Q के रूप में लिख दिए तो ये बराबर हो गया 3 + 2√5/5, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे कि इसी निश्चित देंगे चलिए। अब फिर वही बात है, इसमें जो जो परिमेय है उसको एक तरफ कर दो, जो अपरिमेय उसको एक तरफ छोड़। तो सबसे पहले देखिए 3 परिमेय क्यों अपरिमेय, ये परिमेय इधर जोड़ में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, इधर आगे हो जाएगा घटा, ठीक है ना।
अब देख लो रूट दो इधर किसमें है, दो क्या परिमेय क्या परिमेय परिमेय, ये इधर है किसमें, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो पूरा का पूरा ये भाग में आएगा। एक स्टेप इसको लेके चलो, सबसे पहले यहाँ पे लघुत्तम ले, उसके बाद फिर इसको लेके यहाँ पे भाग कर देंगे। तो लघुत्तम लेने जाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस 3q और बटे में क्या आ गया q, और इधर 2 रूट 5, यहाँ तक ठीक है। अब देख लो दो इधर परिमेय क्या परिमेय परिमेय, इधर किसमें है गुना में, तो इधर क्या होगा भाग, तब देख लो ये आगे इधर भाग हो जाएगा। तो p माइनस 3q बटे में कितना हो गया 2q और बराबर में क्या बच गया रूट 5। अब देख लो सबसे पहले देखो p परिमेय था, 3 परिमेय है, q भी क्या है परिमेय है, तो परिमेय और परिमेय को घटाओ तो क्या आएगा परिमेय आएगा, और बटे में देखो दो क्या है परिमेय, q क्या है परिमेय, ऊपर में परिमेय नीचे में परिमेय, दोनों को भाग दो तो क्या निकलेगा परिमेय, निकल क्या आ गया, ये भी तो फिर गलत हो गया, फिर वही कहानी को लिखना। अतः सेम चीज को लिखना, कुछ नहीं करना तुमको। अतः उपर्युक्त समीकरण का बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण का दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, अतः तो क्या हम लोग के पास कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत है सब सवाल में नहीं है, ये तो ये फिक्स हो गया, एक सवाल इससे पूछेगा ही, तो ये पूरा का पूरा हो गया समाप्त। अब ध्यान देना, अब जो सिंगल वाला जो सवाल पूछता है जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, इसको कैसे बनाएंगे, इतना माइंड में बैठा लो। ये सवाल आजकल कम पूछता है क्या, तो जो अभी हम लोग पहले वाला सीखे वो सब सवाल ज्यादा पूछता है, लेकिन तो भी तो बनाना है ना, क्या पता एग्जाम में आ जाए, उसका फिर ना बने तो उनसे कोई दिक्कत ना हो जाएगा। सीखना तो सब है सवाल, तो अगर एक वो सीख जाएंगे तो फिर पूरा बन जाएगा। तो अभी लिखोगे कोई नहीं, सिर्फ ध्यान दो इधर इसको बनाते कैसे। तो देखो ये तो सबसे पहले कंफर्म है कि अपरिमेय संख्या क्या अपरिमेय, लेकिन तुमको सिद्ध करना कि अपरिमेय, ऑब्जेक्टिव में है तो ठीक मानते हैं कि अपरिमेय, लेकिन जब ये 2 नंबर में सवाल पूछेगा तो कैसे बनाएंगे सवाल। तो देखो सबसे पहला काम यही है, इसको मान लेते हैं कि माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम यही होगा। तो भाई स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो फिर आसान होगा। माइंड में ये ना बैठा लो कि सवाल तो हम बनाएंगे कैसे, वो बनेगा ही, उसको तुम छोड़ दो, पहले स्टेप समझो कैसे इसको लिखेंगे, तुम लिखते जाओगे अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि नदी के उस पार मंदिर है, तुमको जाना है, मंदिर को पहले देखो कि रास्ता देखोगे किधर से जाना। हम लोग पहले डर जाते मंदिर कैसे जाएंगे, फिर तुम रास्ता खोजना कहाँ से जाना, मंदिर को देख रहे हो, तुमको पहले रास्ता खोजना पड़ेगा। बस इसमें वही चीज़ है, ये सिद्ध कैसे होगा उसको तुम छोड़ दो, सिर्फ तुम स्टेप को समझो, स्टेप समझिए तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप देखो, सबसे पहला काम क्या है, इसको मान लिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है इसीलिए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q बराबर हो गया √2। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज लिख देना यहाँ पे कि जहाँ q तो फिर से कि 0 के बराबर नहीं होगा, जब ये परिमेय हो गया तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर करो, कभी कभी बहुत सारा टीचर क्या करता है, जैसे तुमको दे दिया कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, अपने को ऑप्शन क्या क्या बनाए, अभी तो हम लोग सीख गए, वहाँ पे बताना चाहिए था, हम लोग ध्यान नहीं दे उसके ऊपर। जैसे दे दिया आपने इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आपको सवाल दे दिया √3, यहाँ पे दे दिया 5/0, यहाँ पे दे दिया 7, और यहाँ पे दे दिया b तथा c दोनों। अब बताओ इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, सी ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं,
ये तब क्या है अपरिमेय, ये क्या है हाँ, यही चीज गलत है, ये अपरिमेय नहीं है, याद रखें ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिभाषित है। क्या है ये अपरिभाषित। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन लगभग जब टीचर पढ़ाएगा ना तो एग्जाम्पल यही देता हो कि जहाँ q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब कि जहाँ q अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब अपरिमेय हो जाएगा। इसके अनुसार, इस कथन के अनुसार, ये कथन तुमको क्या बताता है कि अगर कोई परिमेय हो गया उसके नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर इसको तुम उल्टा सोचो कि अगर 0 आ गया, जैसे ये वाला सवाल तुमको दे दिए, तब तो तुम्हारे अनुसार क्या हो गया अपरिमेय। लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है अपरिभाषित है। जैसे सोचो कि यहाँ पे 2 किलो सोना रखा हुआ और लेने वाला कोई आदमी नहीं, इस सोना का कोई वैल्यू है, इसी को सोना का हम लोग क्या बोलेंगे अपरिभाषित। इसको लेने वाला ही नहीं है, उसका कोई परिभाषा नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एक पत्थर का टुकड़ा, लेकिन वो हीरा, लेकिन तुमको नहीं पता कि ये हीरा है, तुम उसको क्या बोलोगे अपरिभाषित है, उसके बारे में तुमको पता ही नहीं है, तुम इसको अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते हो। तो अंदर का बात है पूरा। लगभग टीचर तुमको ये एग्जाम्पल किसका देगा अपरिमेय संख्या का, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको और सटीक बनाने के लिए कि q बराबर तो 0 नहीं होगा, ये फिक्स है, तो ये तुम माइंड में ये ना सोचना कि q बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा तुमको माइंड में नहीं सोचना। तुमको सोचना क्या है कि अगर q बराबर 0 नहीं है तो यहाँ पे p तथा q, जहाँ तो लिख दिए तो p तथा q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। इसका ये मतलब होता है सहअभाज्य संख्या, मतलब हो गया क्या, यहाँ जो p और q का जो मान निकल के आएगा उसका जो तुम LCM निकालो, LCM नहीं HCF जो निकालोगे वो हमेशा किसके बराबर आए, 1 के बराबर आए। तो बताओ अगर ये p कुछ भी मान हो जाए और q 0 हो जाए तो क्या इसका कभी भी दोनों का LCM 1 आएगा, HCF 1 आएगा? कभी भी संभव नहीं है। कभी भी संभव नहीं कि अगर q का मान 0 हो जाए या फिर किसी भी संख्या के समूह में एक संख्या 0 आ जाए तो उसका HCF कभी भी 1 आएगा, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब यही है कि q का मान तो 0 नहीं होगा, लेकिन p और q का जो तुम HCF निकालोगे हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन समझाने बहुत सारा टीचर असमर्थ रहता है, डायरेक्ट बोल देता क्या कि अगर q 0 हो गया तो अपरिमेय हो गया, जो कि 100% क्या था यहाँ पे थ्योरी गलत था। थ्योरी क्लियर हुआ ये। अब चलो आगे, ये चीज को हमको समझाना था यहाँ। अब देखना आगे, तो यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो गया था कि q का मान कभी 0 नहीं होगा, लेकिन p और q का q कौन सा संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया क्या कि इस दोनों का जो HCF होगा वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। HCF 1 का मतलब क्या, वो एक p से भी भाग लगेगा और वो एक q से भी भाग लगेगा, ये फिक्स है। और ऐसा आ जाए कि p के जगह q 1 के जगह पे 2 आ जाए तो क्या 2 p से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। और मान लो लग भी गया तो q तो 100% 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का HCF क्या है, 1 है। और HCF का मतलब ये होता है क्या, दो संख्या का HCF निकलेगा वो उस संख्या को पूरा भाग करेगा, एक ही ना सिर्फ इस p और q को भाग करेगा। और मान लो कि 2 भी p को भाग कर रहा है, q भी q को भाग कर रहा है, क्या ये चीज संभव है? तो फिर मानना ही गलत हो गया कि p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है, गलत नहीं हो गया। बस यही चीज को सिद्ध कर देना कि 1 के अलावे अगर ये p 2 से कट रहा है और ये q 2 से कट रहा है तो 100% हो गया क्या, ये p बटे q कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ये 100% सिर्फ और सिर्फ किससे कटता, 1 से कटता। 1 के अलावा किसी से कट रहा है तो कभी भी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। वही चीज को हम लोग क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा। सिद्ध कर दिया तो सवाल हम लोग का बन गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आया ना। हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हो गया कि p बटे q बराबर √2। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। इस पॉइंट को तुम लिख भी सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे वर्ग करोगे तो p का स्क्वायर और बटे में q का स्क्वायर, देखो रूट और ये स्क्वायर खत्म तो सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब तुम q को उधर लेके जाओ तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 इधर गुना तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर आ गया। तो कुल मिला के देख लो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, p स्क्वायर बटे 2, या फिर इसका ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे आ गया p स्क्वायर बटे 2 बराबर q। तो अब देखो यहाँ पे एक गलत क्या हो गया कि p किससे कट रहा, 2 से कट रहा। ये p 2 से कट के क्या आ रहा, q आ रहा है। ऐसा संभव है? अभी हम लोग क्या देखें,
कि ये p सिर्फ और सिर्फ किससे भाग ले, एक से भाग ले, लग रहा है किससे, तो क्या ये चीज संभव है? कभी संभव नहीं है कि p 2 से भाग लगने के बाद क्या आ जाएगा, क्यों? ऐसा कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि p सिर्फ और सिर्फ किससे कटता है, एक से कटता, लेकिन p किससे कट गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से होता। अब आगे चलते, अब तो इसी पॉइंट को लिखना है यहाँ पे, इसको पहले लिख लेते हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर 2 से, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब तो कोई कोई इसको उल्टा लिखता है या फिर समझ नहीं पाता, कोई अगर इसको ऐसे भी लिख दे कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो भी बात वही होगी, इसका भी बात वही कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो फिर कोई लिख दिया कि p स्क्वायर 2 से विभाजित, मतलब p 2 से कट रहा, p स्क्वायर 2 से कट रहा, यहाँ पर वही बात है कि p स्क्वायर किससे कट रहा है। तो लिखने का तरीका वर्ड को सिर्फ चेंज करोगे, बात वही, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो यहाँ p स्क्वायर किससे विभाज्य, 2 से, अरे p स्क्वायर 2 से कटा तब ना q स्क्वायर आया। अब एक चीज देख लो, अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित तो क्या p 2 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, इसको चेक कर लो। देख लो, अगर 6 कोई संख्या अगर ये 2 से कट रहा है तो क्या 6 का स्क्वायर 2 से नहीं कटेगा, 100% कटेगा। अगर बिना स्क्वायर वाला कट रहा तो स्क्वायर वाला भी कटेगा, इसे उल्टा करो तुम, अगर स्क्वायर वाला कट रहा तो उसका बिना स्क्वायर वाला भी उससे कटेगा। ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे देख लो कि अगर 10 2 से कट रहा है, क्या 10 का स्क्वायर 2 से कटेगा, 100% कटेगा। उसी प्रकार से उसको उल्टा करो, अगर स्क्वायर वाला उससे कटा तो बिना स्क्वायर वाला भी उससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ चाहिए p, कि p किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये चीज हम लोग को चाहिए। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए p 2 से विभाज्य है, ये समीकरण क्या हो, एक हो गया। तो यहाँ तक कोई समस्या है ना? जैसे कि p स्क्वायर 2 से कट गया तो इसलिए p भी किससे कटेगा, 2 से। जस्ट अभी देख लिया ना, देखो ना यहाँ फिर से समझो। जैसे देख लो कि 6 अगर 2 से कट रहा है, 6 का स्क्वायर भी किससे कटेगा, तो जस्ट वही ना हो गया कि इस 6 को मान लो p का स्क्वायर, इस 6 को मानना है वो p, इसलिए p भी किससे कटेगा, 2 से। जैसे p स्क्वायर 2 से कटा, p भी किससे कट रहा है, 2 से। 6 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 6 भी किससे कटेगा, 2 से। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको उतार लो, इधर मिटा दीजिए, तो उतार दो। चलो देखो यहाँ हम लोग फिर एक पॉइंट को क्या था कि p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर 2, ये निकाल के रखे जाओ। अब यहाँ पे क्या किया, ये q इधर भाग में था तो उधर हो गया गुना। अब देखो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो चीज रहेगा ना, ये वाला, यहाँ पे मान लो कि 3 बैठ गया, यहाँ पे मान लो 5, कुछ भी अगर यहाँ पे आ जाए उसी को इसके साथ मान लो। तो एक चीज को मान लो, जैसे देखो इसको माने कि 2 के, माना कि यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि p को कुछ मानेंगे, p को कुछ मानना सीधा सा बात, तो p को वही चीज मानेंगे जो q के साथ गुना में रहेगा। यहाँ पे p को वही चीज मानेंगे जो q के साथ गुना में रहेगा। जैसे मान लो कि 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो वही चीज को क्या मान लेंगे, p के साथ उसको मान लेंगे। p बराबर, यहाँ पर अगर 3 आता तो 3 के, 5 आता तो 5 के, 6 आता तो 6 के, ऐसे मान लेंगे, इसको मान लेंगे। जैसे मान लें कि माना कि p बराबर 2 के, अब इसी चीज को यहाँ पे रखेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब इस p के यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, 2k का स्क्वायर, ये ना बैठेगा। अरे जब p को हम लोग मान चुके हैं 2 के, तो p को क्यों रखेंगे, p को यहाँ से हटाते हम लोग, तो p के यहाँ पे क्या आ गया, 2k। अब इधर क्या हो गया, 2q स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे क्या गया, 2 दूना 4 k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 दूना 4, क्या गया यहाँ पे, 2 दूना 4। अब ध्यान देना, 2 इधर गुना में, इधर जा क्या हो जाएगा, इधर आके ये q से लग गया भाग। अब कुल मिला के यहाँ पे निकल गया क्या कि k स्क्वायर बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर बटे 2। सीधा सा बात है कि q स्क्वायर बटे 2 बराबर k स्क्वायर। एक चीज क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये q को कौन काट रहा पूरा पूरा, 2, जबकि q को 2 नहीं काटेगा, कौन काटेगा, 1 काटेगा। 1 काटेगा क्या आएगा यहाँ पे, कुछ भी आएगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन q हमेशा किससे भाग लेगा, 1 से। लग रहा किससे, 2 से। ये भी तो गलत हो गया, यहाँ पर भी तो संभव नहीं था कि हम लोग पहले ही देख लिए कि दोनों p और q हमेशा किससे भाग लगता, 1 से। p भी 1 से भाग लगता, q भी 1 से भाग लगता। एक साथ अगर दोनों p और q एक साथ भाग लग गया तब ये परिमेय संख्या संभव था।
लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों एक साथ किससे भाग लग गए, 2 से भाग लग गया। लेकिन हम लोग को दिखाना था क्या कि दोनों 1 से कट गया, तो दोनों किससे कट गया, 2 से कट गया, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो हम लोग माने हैं कि p/q बराबर √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये चीज क्या हो गया है, गलत हो गया। इसीलिए क्या हो गया कि √2 ये क्या हो गया, परिमेय क्या परिमेय, और सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया ना। इसी चीज को फिर सेम लिखेंगे तो समीकरण 1 में लिखे थे, सेम कहानी हम समीकरण 2 निकालेंगे। यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q 2 से विभाजित होगा। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 में p 2 से घट रहा था, समीकरण 2 में q 2 से घट रहा, लेकिन दोनों को घटना किससे था, 1 से। तो दोनों समीकरण से पता चल गया कि p और q दोनों किससे घट रहा, 2 से, जो कि गलत है। ये चीज को लिखेंगे कि अतः उपर्युक्त समीकरण 1 तथा 2 से ज्ञात होता है कि P तथा Q 2 से विभाज्य है, जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखे थे वहां पे q बराबर 0 के बराबर कभी नहीं होगा। और p और q दोनों सवाभाज्य संख्या, दोनों सवाभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि दोनों सिर्फ और सिर्फ किससे भाग होता है, 1 से। इन दोनों का दोनों किससे कट गया, 2 से, इसीलिए विभाज्य है, क्योंकि 2 से विभाज्य, जो कि संभव नहीं है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत है सवाल में क्या, तो आसान हो गया सवाल। चलो इसको उतार लो, समाप्त। अब देखो इधर हम 15 सवाल देते हैं यही सब, और ये चेक होगा तुम्हारा दूसरा दिन कभी चेक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बनाना ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि बन जाएगा, बन तो सब जाएगा, तुमको बनाने में क्या दिक्कत, तुमको बना लेना, ठीक है ना। 15-20 सवाल हम लिखते हैं, सारा बना के आओगे, उतार लो, ठीक है ना। दोनों मिक्स मिला के देते हैं, उतार दो, बात नहीं करो, उतारो इसको। इतना सवाल बना ले, कुल मिला के 15 सवाल अच्छा से बना लोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कंप्लीट यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय के बारे में चर्चा कर लिए। जितना सवाल आना था एग्जाम में पूरा कंप्लीट हो गया, इससे 12 कुछ नहीं आएगा। अब इस चैप्टर में अगला देखो, अगला इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, अगला इसमें पढ़ना पड़ जाएगा हम लोग को दशमलव प्रसार। ये 9th क्लास का चैप्टर है, वहाँ बहुत अच्छा तरीका से हम लोग पढ़े उस चैप्टर को, दशमलव प्रसार। तो 9th क्लास में ज्यादा कुछ पूछेगा, 10th क्लास में ज्यादा कुछ पूछता नहीं। इस दशमलव प्रसार में तुमको 2 ही चीज पूछेगा, हो गया शांत दशमलव प्रसार और एक हो गया अशांत। मतलब ये अशांत भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन सवाल वहां से नहीं बनाएंगे, वो हम लोग 9th में पढ़े थे। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का,
एक पूर्णावृत्ति और एक आवृत्ति। एक होता पूर्णावृत्ति और एक होता आवृत्ति। इसको भी लिख देते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कभी बनाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, और एक होता पूर्णावृत्ति। पूर्णावृत्ति दशमलव प्रसार। इसमें जो दशमलव प्रसार आएगा ये हमेशा अपरिमेय होगा। ये फिक्स है, क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, देखो 0.1 फिर 0.11 फिर 0 3 को 1 आ गया, फिर 0 4 को 1 आ गया। मतलब एक संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार। ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो कभी कभी सवाल यहाँ से भी अपरिमेय दे देता है। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार आ जाए तो ये क्या हो जाए, अपरिमेय। इसको तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या इसको बटे के रूप में लिख पाओगे, तो नहीं लिख पाओगे। हाँ, लेकिन आवृत्ति जो होगा ना, ये परिमेय होगा। ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव अच्छा बनाता है यहाँ से, ठीक है ना, कि कौन सा अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होगा और कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो दिमाग में बैठा लो, जो पूर्णावृत्ति वाला अशांत दशमलव प्रसार आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। इसका एग्जांपल देखो, ऐसे कोई ना कोई संख्या यहाँ पे रिपीट होते रहेगा। और देख लो इसमें एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ पे 2 1 फिर 2 2 1 फिर 3 को 2 फिर 1, ऐसे रिपीट होते जाएगा। एक संख्या बार बार घूमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णावृत्ति, जो कि हमेशा क्या है, अपरिमेय। ऐसा भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तुमको परिमेय अपरिमेय से पूछ दिया, लेकिन ये वाला हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। अगर परिमेय हो गया तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लो, ये 3 3 देते रहेगा, अनंत तक जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के रेखी। रेखी वाला सवाल देता है, उससे परिमेय पूछेगा तो क्या है, परिमेय होगा कि अपरिमेय, ये परिमेय होगा। अब इसको जब बटे में लिखने के लिए देगा तो फिर वहां पे 2 नंबर का सवाल पूछेगा। परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो ऐसे एग्जांपल देके पूछ देगा। अगर 2 नंबर वाला सवाल पूछेगा इसको तुमको बटे में लिखने के लिए वो बोलेगा। ये वाला एग्जांपल आएगा इसमें। और एग्जांपल इसका देख लो, 0.5 4 5 4 एक डॉट डॉट आते रहेगा। लेकिन इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में। 2 संख्या रिपीट हो रहा है ना, इसी ऊपर दोनों के ऊपर देखिए, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए। तो देखो, अशांत दशमलव प्रकार 2 प्रकार का, एक आवृत्ति और एक पूर्णावृत्ति। पूर्णावृत्ति वाला हमेशा अपरिमेय, जिसको हम लोग कभी बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ये एग्जांपल में डायरेक्ट ऐसे देगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल को बनाएगा। हाँ, लेकिन जो आवृत्ति वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, परिमेय। अगर ये परिमेय हो गया तो इसको बटे के रूप में लिख पाएंगे। और देखो इसका रूप किस रूप में आएगा, एक संख्या बार बार रिपीट होगा। बार बार रिपीट होने का मतलब ये नहीं वो संख्या को अपना बढ़ा लेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो संख्या को उतना बार लेके आएगा। जैसे देख लो, ये अपना को एक बार बढ़ा रहा, एक बार बढ़ा के लेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और बाद में जो दशमलव प्रसार जो शांत होगा, तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका परिभाषा भी हम लोग वही पढ़े थे, जो संख्या दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। और जो संख्या दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटता वो अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, वैसा संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन अपने संख्या को रिपीट करेगा वो कहलाएगा आवृत्ति। और वैसा अशांत दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन अपने संख्या में हमेशा वृद्धि करेगा। रिपीट तो करेगा, रिपीट करने के साथ साथ क्या करेगा, वृद्धि भी करेगा उसकी, तो हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार पूर्णावृत्ति वाला। ये हो गया। इसमें क्या हो गया कि दशमलव के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देख लो कि 3.5 कट गया पूरा, उसका देखो 7.85 कट गया पूरा, 0.125 कट गया पूरा। ये इसका उदाहरण है। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये तो हो गया कि दशमलव है, लेकिन जब ये सवाल देगा बनाने के लिए 2 नंबर, तो सवाल डायरेक्ट दे दिया। अब सवाल तुमको कभी कभी दे देगा क्या, बटे में सवाल को दे देगा, तुमको पूछेगा ये शांत है या फिर अशांत है, वहां पे सवाल कितना नंबर का बनेगा, 2 नंबर का। ये चीज समझ में आ गया, इसको उतार लो। चलो अब ध्यान देना इधर, शांत दशमलव प्रसार को पहचानना। यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बनाता, 2 नंबर का सवाल भी बनाता है और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव बनाता। कहने का मतलब कि तुमको बटे में से दे देगा। अब तुमसे पूछेगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। डायरेक्ट सवाल को ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएगा, 4 ऑप्शन देके तुमको पूछ देगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, वही चीज को पहचानना, और किसका अशांत है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये सवाल 2 नंबर में बनाने के लिए देगा या फिर ऑब्जेक्टिव में ऐसे लिख देगा। तो इसको हम लोग कैसे पहचाने कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। हम लोग के पास एक ही रूल क्या है, 9th क्लास में पढ़े थे, इसको हम लोग भाग दे देंगे।
ये भाग से बता देते थे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका अशांत, है ना। दशमलव के बाद जो पूरा पूरा कटेगा उसका दशमलव प्रसार शांत, और जिसका नहीं कटेगा पूरा पूरा उसका अशांत। लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं बोलता। एग्जाम में बोलता क्या कि बिना लंबी विभाजन किए, मतलब बिना भाग दिए तुमको बताना है ये सारा का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लिखता है। जो तुम लोग टेस्ट दिया उसमें यही क्वेश्चन रहा होगा, ऐसे तुमको दे दिया भिन्न में, तुमसे पूछ दिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है फिर अशांत, बिना भाग दिए बता है, फिर लंबी विभाजन किए बिना बता है। ये चीज हम लोग को चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? ऐसे भाग दें तो पता चल जाएगा कि एग्जाम में ऐसे तुमको नहीं बनाना। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे बना के टिक मार दो, अलग बात, लेकिन अब सवाल को बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए रूल क्या बताता है? क्या आप कुछ नहीं कीजिए, इसका जो ये हर है ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर भाग में ही ना होता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। आप सिर्फ इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। ये जितना भी तुम देखते हो ना नीचे वाला संख्या, ये हर का क्या करें? गुणनखंड करें। तो यहाँ 15 दे, इसका गुणनखंड एक और लिख दो, लिख दिए यहाँ पे 17/20, इसका पहले गुणनखंड कर दो। जब इसका गुणनखंड करने जाओगे तो 2 पे घात 3, 2 गुना 2 गुना 2, हर का गुणनखंड सिर्फ करना, सिर्फ हर का गुणनखंड। इसका हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 4, 4 के 12। अब इसका गुणनखंड करोगे तो 3 गुना 5, इसका गुणनखंड करोगे तो 2 पे पावर 2 गुना 5, इतना ही चीज आया। अब इसके बाद देखो, जिसके हर के गुणनखंड में, बात को ध्यान से सुनना, यहाँ लिख देते उस पॉइंट, जिसके हर के गुणनखंड में, हर अंश नहीं, अंश जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 हो या दोनों हो, दोनों मतलब क्या, 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, ये फिक्स है ना। इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? अब बताओ किसका किसका दशमलव प्रसार इसमें शांत होगा? क्या पहले वाले का होगा? इसको भाग दो तो 100% दशमलव के बाद ये कट जाएगा, ये फिक्स, ये हो गया तुम्हारा शांत दशमलव प्रसार। क्या इसका होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 आ गए, तो है लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ गए, इसलिए ये नहीं होगा। क्या इसका होगा? ये भी नहीं होगा, क्यों? तो 5 तो आए लेकिन इसमें 3 आ गए। क्या इसका होगा? तो भी 5 दोनों साथ में, तो भी क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना है, तो सवाल यहाँ तक नहीं बनता। ये तो सवाल हो गया चलो 2 नंबर। अब सवाल अच्छा क्या बनाता है इसमें कि अब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, फिर डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है कि कितने अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तुम्हारे एग्जाम जो पहला हुआ उसमें क्वेश्चन था, कैसे तुमको बटे दे दिया और तुमसे पूछ दिया इसको जब भाग दें तो कितने स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। ये भी क्वेश्चन पूछता कभी। ये तो शांत निकल गया, लेकिन तुमको ये भी बताना होगा कि दशमलव से जब इसको भाग देंगे तो कितने अंक के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ये शांत है तुमको बताना है, ये शांत है नहीं है इसको नहीं बताना, ये शांत है ना, ये भी नहीं, ये शांत है ये भी बताना। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट देखो कि कितने अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक तो सवाल बनेगा कितने अंक के बाद होगा। देखो तो जिसपे पावर ज्यादा होगा, मतलब 2 और 5, तो ऐसा क्या आ सकता है, जिस संख्या के ऊपर पावर ज्यादा होगा उतने अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। जैसे देखो इसमें सिर्फ 2 है, 2 पे पावर कितना है 3, मतलब 3 अंक के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा, फिक्स है। अब आ जाओ इसमें 17/20 है, 2 पे घात कितना है और 5 पे घात कितना है, कितने अंक के बाद शांत होगा? 2 अंक के बाद। जिसपे ज्यादा पावर रहेगा उतना ही अंक के बाद क्या हो जाएगा? शांत। मान लो इस पे पावर अगर 3 आ जाता, कितना के बाद शांत होता है? 3 अंक के बाद। मतलब 2 और 5 के ऊपर जो पावर आएगा उसी को चेक करके बताएंगे कि कितने अंक के बाद ये शांत होगा। जिसपे ज्यादा पावर रहेगा उतना ही अंक के बाद ये शांत हो जाएगा। इसी पॉइंट यहाँ पे लिखना है आपको कि 2 या 5 जिस पर घात ज्यादा होगा वह भिन्न उतने अंकों के बाद शांत होगा, अंकों के बाद
शांत होगा। जैसे देखो इसी को हम लोग भाग करके चेक कर लेते हैं, या फिर चलो इसी को करते हैं, है ना, ये वाला कर लेते हैं। इसको जब हम लोग भाग करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 भागा में कितना 17, ये 100% फिक्स है कि 2 अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देख लो 20 भागा 17 नहीं घट रहा है, यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 2 7 14, 2 8 16, 8 बार 160 कितना आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कटा 0, 20 5 6 100 तो आ गया ना। ये 2 अंक के बाद वो शांत है, 2 अंक है ना इसमें, ये और तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाता है और लगभग बच्चा इसको छोड़ गया है। बच्चा को कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद क्लियर नहीं है। और तुम्हारे एग्जाम में ऐसा सवाल था, ये पूरा चीज समझ में आ गया, फिर इसको उतार लो, 1-2 सवाल हम लोग देखेंगे, खत्म करेंगे। चलो ध्यान देना इधर, 1-2 सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला सवाल यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखो 12/15, ये सवाल लिख दिया 12/15। अब तुमसे बोला गया कि आपको भाग नहीं देना, लेकिन आपको ये बताना कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। अभी एक चीज हम लोग क्या चेक किए, इसका जो हर है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और हर के गुणनखंड में 3 और 5, 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ आता तो उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। इस 15 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 3 गुना 5 आ गया, 5 तो आया, 3 आ गया, क्या शांत होगा, ये गड़बड़ होगा। ये चीज भी चेक करना हम लोग, ठीक है ना। तो चेक क्या करना है कि तुम ये भी देखो क्या ऊपर और नीचे किसी से कट रहा है क्या, अगर कट रहा तो उसके बाद चेक करना है। यहाँ भी अच्छा सवाल बनाएगा। कभी कभी बच्चा क्या करेगा, गुणनखंड करके तो देख लेगा, देखा 5 आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया क्या कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन तुम वहाँ पे गड़बड़ कर। तुमको ये भी चेक करना है क्या कि नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या किसी पहाड़ा से कट रहा है क्या। अगर ऐसा होता है तो पहले कटा लो, उसके बाद फिर तुमको चेक करना। तो देख लो क्या 2 12 और 15 कटेगा, कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 5 15, 3 चौके 12। अब देख लो 4/5, नीचे से 5 बचा कि ना बचा। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है। ये चीज समझ में आ गया ना, इसको ध्यान रखना। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब चलो एक सवाल को बनाते हैं। अब सवाल बनाते, एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे 33/40 सवाल दे दिया। ये 2 नंबर में पूछेगा सवाल, और ये 2 नंबर का सवाल पूछ दिया। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 40 का गुणनखंड करके लिखेंगे। तो 33/40 एग्जाम में आ गया तो रफ रहेगा ना, पूरा पेज इधर खाली रहेगा, रफ लिख के यहाँ पे 40 का क्या कर दो गुणनखंड। तो सेम ऐसे एग्जाम में बना गया ना, एक्स्ट्रा तुमको कुछ नहीं करना, रफ करके ऐसे लगे खींच दोगे और यहाँ पे तक इसका गुणनखंड कर दो। अगर डायरेक्ट गुणनखंड जानते हो तो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जानते तो ऐसे लिख के तब बनाओ। यहाँ पे बैठा दोगे 2, यहाँ पे 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 6, देखो इसके गुणनखंड में कितना आ गया, 2 पे 3 और 5। तब देखो 2 और 5 दोनों आ गए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, आसान। बस एक चीज को यहाँ लिखना, इसके यही बात को सिर्फ लिख देना है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 स्थित है, इसलिए 33/40 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ गया सवाल। तो आज हम लोग 2 चीज सीख गए। एक तो सीख गया परिमेय और अपरिमेय में जो भी सवाल आएगा सारा का सारा बनना चाहिए, और शांत और अशांत में किस प्रकार से सवाल पूछेगा वो भी सारा बता दें। तो पहला चैप्टर में कुल मिलाकर हम लोग को 3 ही चीज पढ़ना था, परिमेय और अपरिमेय, शांत और अशांत, और एचसीएफ और एलसीएम। तो आज पूरा वीडियो में हम लोग पूरा चीज को समाप्त कर दिए। अब अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग का किसका होगा, एलसीएम और क्या होगा, एलसीएम। इसको एक वीडियो में देखेंगे, पूरा 1.1 से लेकर कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो में पूरा 1.4 तक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको उतार लो, आज हम लोग